नमस्कार। अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना रोज अपने ही बनाए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। गुरुवार को कोरोना का नया रिकॉर्ड सामने आया। एक ही दिन में सबसे ज्यादा केस और मौतों का नया रिकॉर्ड बना है। उत्तराखंड में एक दिन में रिकॉर्ड 8,517 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में अब तक की सर्वाधिक 151 मरीजों की मौत हुई है। वहीं देहरादून में भी पहली बार केस 3,000 के पार पहुंच गया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में भी केस 1,000 के पार चले गए हैं, जबकि 4,548 मरीज आज डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केसों का आंकड़ा 62,000 के पार पहुंच चुका है। और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के साथ लैबों पर टेस्टिंग के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है। तो वहीं गांवों में टेस्टिंग ना होने से लगातार कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे गांव की स्थिति विस्फोटक हो गई है। उत्तराखंड में मंत्रियों और अधिकारियों को हालात से निपटने का फिलहाल आखिरी रास्ता कर्फ्यू दिख रहा है, क्योंकि सब अस्पताल फुल हैं। एक एक बेड के लिए 100 मरीज लाइन पर हैं। हजारों मरीज घर में आइसोलेट हैं। ये हाल शहरों का है, तो गांवों का क्या होगा, जहां कम्युनिटी में संक्रमण फैल चुका है। गांव के गांव कोरोना की चपेट में है। अस्पताल है नहीं और टेस्टिंग होना नामुमकिन है। यह बीमारी इतनी खराब है कि यहाँ लोग बिस्तर से उठ नहीं पा रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे व्यवस्था शून्य है। अतः मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि यहाँ गांव में डॉक्टरों की टीम को भेजकर जांच करवाई जाए। गांव में जांचें हो नहीं रही हैं और इतने लोग बुखार से पीड़ित हैं, कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं। गांव के गांव में जांच होगी तो बहुत लोग निकलेंगे। तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा कि आप इसमें जल्दी जल्दी जांच कराएं। गांवों में फैल रहा संक्रमण नए और बड़े खतरे का इशारा है, जबकि शहरों में मरीजों से भरे अस्पताल और टेस्टिंग की लाइन लोगों को डरा रही है। ऐसे में गांव का एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या कर पाएगा, जहां आईसीयू, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर तो छोड़िए, डॉक्टर मिलना ही मुश्किल है। हालांकि डीजी हेल्थ का कहना है कि गांव तक दवाएं और टेस्टिंग मोबाइल वैन भेजने की तैयारी है। मोबाइल लैब्स अब आने लगी हैं, आईसीएमआर ने अप्रूव कर दी हैं, तो आपके डोर टू डोर जाके वो आपका सैंपल कलेक्शन करेगी। अब रही पीएचसी वगैरह में भी यदि वो लोग तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक को तो अप्रूव भी कर दिया है और कुछ लोगों को हमने आमंत्रित किया है। जितने लोग यदि आईसीएमआर से अप्रूव्ड होंगे और एनएबी लैब होंगी। उत्तराखंड के गांवों में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल तो पहले से ही खराब है। गंभीर बीमारी और दुर्घटना में शहर दौड़ना पड़ता है, लेकिन कोरोना की महामारी में बीमार लोगों को अस्पताल से ज्यादा भगवान पर भरोसा है, क्योंकि गांव में पूरी व्यवस्था ही भगवान भरोसे है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। दीपांकर, हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। कोरोना के मामले हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उधर प्रभारी स्वास्थ्य सचिव ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं। लोग क्या अब वाकई भगवान पर ही भरोसा रखें? हाँ बिल्कुल नीलू, जिस तरह के हालात फिलहाल राजधानी देहरादून के हैं, तो मुंबई से ज़्यादा केसेस कल देहरादून में रिकॉर्ड किए गए। मुंबई से ज़्यादा डेथ यहाँ पर रिकॉर्ड की गई, जबकि मुंबई के मुकाबले देहरादून की आबादी बहुत कम है। इसी तरह अब जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट से खबरें आ रही है, कल कई गाँव में 30 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। गांव में अब ये कहीं ना कहीं कम्युनिटी में जा चुका है। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में कल कोरोना की वजह से 11 डेथ हुई हैं, जिसे गढ़वाल का सेंटर माना जाता है। और इस बेस हॉस्पिटल में आम दिनों में भी सुविधाएं नहीं थी, तो 11 मौत अगर वहां पर हुई है तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल है कि पहाड़ों में अब हालात बेकाबू हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ये स्थितियां और भी खराब हो सकती हैं, जिस तरह से लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। कल 8500 केसेस रहे और देहरादून में 3000 के पार केसेस दीपांकर, कमी कहां रह जा रही है? सरकार कह रही है कि वो काम कर रही है कोरोना को लेकर, हॉस्पिटल की व्यवस्था कर रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है, ट्रेसिंग की व्यवस्था कर रही है, जांच हो रहा है, फिर कमी कहां रह जा रही है? कमी अगर आप देखें तो 8000 से 10,000 के बीच अभी पूरे प्रदेश में वेंटिलेटर, आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की टोटल नंबर 10,000 है। इस समय 62,000 एक्टिव केस है और लगभग 62,000 सैंपल अभी टेस्टिंग के लिए पेंडिंग है। 33,000 कल गए थे और 33,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी है, यानी 62,000 मरीज अभी पॉजिटिव है, 62 को वेट है, 10,000 की कुल व्यवस्था, यानी 1,20,000 के बाद भी आपके पास सिर्फ 10,000 की बेड की व्यवस्था है। इससे कम ही ये संख्या है, यानी आपके पास 1 लाख मरीज अभी ऐसा है
जिसके लिए कोई सुविधा आपके पास नहीं है, और उसमें अगर 1 लाख में हम ये भी मान लें कि 10,000 मरीज बहुत क्रिटिकल है, तो उस 10,000 का या तो घर में वो इलाज कर रहा है, यानी यहाँ पर व्यवस्थाओं का बहुत बड़ा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है कि व्यवस्थाएं बहुत कम है और मरीज बहुत ज्यादा है। ऐसे में अब प्लानिंग फेल होती नजर आ रही है, और कोई भी प्लान अब सरकार के हाथ से सारी चीजें लगभग निकल सी चुकी है। कर्फ्यू बिल्कुल, तो प्लानिंग हर एक सरकार की फेल होती जा रही है और इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ा है। संक्रमित के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जरूरी यह है कि संक्रमण को रोका जाए। अगर व्यवस्थाएं चरमरा गई है तो संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को कोई ठोस रणनीति बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की मदद के लिए उत्तराखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी सामने आए हैं। उत्तराखंड में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अनिल बलूनी गुजरात से 1 ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर उन्होंने मंगवाया है, जिसके आने से कोरोना मरीजों को फायदा मिलेगा। और इसके साथ ही सांसद बलूनी राज्य को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी खरीद कर देंगे। और मित्रों, गत दिनों मेरी माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत से कोरोना के विषय पर चर्चा भी हुई है। इस दौरान उन्होंने मरीजों की संख्या के अनुपात में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध होने पर उन्हें निरंतर रिफिल करके अधिकतम रोगियों की सेवा की जा सकती है। मैंने निजी संबंधों और मित्रों के सहयोग से 1 ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की है। ट्रक गुजरात के कच्छ से चल चुका है। इस क्रम में विदेश के कुछ मित्रों ने पल्स ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही सांसद निधि से क्रय किए जाने वाले कंसंट्रेटर भी शीघ्र ही राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आपकी हमारी भागीदारी और सहयोग से हम कोरोना को पराजित करके, हर एक जीवन महत्वपूर्ण है, आप सभी सेवा और सहयोग करते हुए अपना भी ध्यान रखें। तो ये ट्वीट अनिल बलूनी का। और देहरादून से खबर है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद के विधायक ब्रिजेश सिंह ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के बाद दावा किया कि सहारनपुर जिले को रोजाना हरिद्वार भेल प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। भेल रोजाना सहारनपुर का 500 बड़े सिलेंडर ऑक्सीजन के देगा। आपको बता दें कि खुद उत्तराखंड ही ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। बीते दिनों अभी रुड़की में 5 कोविड मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई और इसलिए लगातार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने की बात सामने आ रही है। और चमोली के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के डायरेक्टर बीपी सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया है। वो देहरादून के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती थे। बीपी सिंह साल 2006 बैच के आईएफएस ऑफिसर थे। कोरोना का संक्रमण अब जानवरों में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें हैदराबाद के जू में शेरों और उत्तर प्रदेश के इटावा लायन सफारी में एक शेरनी में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो गई है। इसके बाद उत्तराखंड में भी सख्ती बरती जा रही है, जिसको देखते हुए प्रदेश के 2 बड़े जू देहरादून और नैनीताल को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। दोनों जू में बड़ी संख्या में पशु पक्षी हैं। स्टाफ को पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करने को कहा गया है। और अगर राजाजी टाइगर रिजर्व की बात की जाए, जो कि चिल्ला स्थित है, हाथी कैंप को भी अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। यहां 6 पालतू हाथी हैं। इसके अलावा राजाजी टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व समेत सभी 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को भी टूरिस्ट के लिए 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार के उस क्रम में सारे नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व्स को और सेंचुरी जितनी हैं उनको 15 मई तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। अग्रिम जो समीक्षा होगी 15 मई के बाद, उसके बाद ही देखा जाएगा कि इसके बाद क्या किया जाना है। और चंपावत जिले में प्रशासन ने बढ़ते कोविड को लेकर 10 मई तक कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों को राहत देते हुए अति आवश्यक सेवाओं में सुबह 7 से 12 बजे तक छूट दी है। वहीं लोग प्रशासन द्वारा दी गई ढील में भी सुधरने को तैयार नहीं है। प्रशासन की सख्ती के बाद भी सुबह बाजार खुलने के साथ ही लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग बेवजह घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद लगातार पुलिस हरकत में आई है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ चालान भी काटा जा रहा है। 10 तारीख तक, 10 मई तक जो कमर्शियल वाहन है या प्राइवेट वाहन है, दोपहिया वाहन है, ये बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। ये सार्वजनिक स्थानों में नहीं रहेंगे। तो हमारे द्वारा बार बार इनको अनाउंस के माध्यम से बताया जा रहा है। टैक्सियाँ वगैरह जो भी हैं, इनको प्रॉपर हम मार्केट से बाहर कर रहे हैं और किसी भी तरह से ये नहीं चलेंगे, इनको बार बार बताया जा रहा है। और अगर नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो हम लोग फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।
और टिहरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कोविड कर्फ्यू को 9 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी, जिसमें फल, सब्जी, राशन, डेयरी की दुकानें खुली रहेंगी, जबकि 8 मई को पूरी तरह से सभी दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि इसमें पेट्रोल पंप, रसोई गैस और मेडिकल स्टोर को खुला रखा जाएगा। निर्देश है उसमें 7 से 9 मई तक जो हैं कुछ शर्तों के साथ जो हैं, जो हमारी अति आवश्यक सेवाएं हैं वो खुली रहेंगी, जैसे कि फल और सब्जियों की दुकानें हो गई, दूध वाले हो गए, आपकी राशन की दुकानें हो गई, ये 12 बजे तक खुली रहेंगी। और टिहरी में पुलिस द्वारा मिशन हौसला के तहत कोविड पेशेंट की मदद करने के साथ उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है। हेलो टिहरी कंट्रोल रूम के जरिए होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को दवाइयां, राशन, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। एसएसपी का कहना है कि जाना कि करीब 100 से 150 कॉल, मैसेज आ रहे हैं और उनकी मदद की जा रही है। हमने मिशन हौसला का उद्घाटन किया है जिले में, जिसमें जो भी निकटतम थाना चौकी होगी वो नोडल होगी और जो संबंधित पीड़ित व्यक्ति है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से, डायल 112 के माध्यम से, निकटतम थाना चौकी के माध्यम से, हेलो टिहरी के माध्यम से। और नैनीताल जिला अस्पताल में भी अब कोविड के मरीजों का भी इलाज किया जाएगा। हालांकि गंभीर मरीजों को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। इसके लिए जिला अस्पताल में 6 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। साथ ही ऑक्सीजन और मॉनिटर की व्यवस्था भी कर दी गई है। कोविड हॉस्पिटल बनाना इसको संभव नहीं है, इसीलिए हमने जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, उनके लिए 6 बेड की व्यवस्था करी है। उसमें ऑक्सीजन से लेके मॉनिटर सब कुछ लगाए हैं, वेल इक्विप्ड। यही हम टीआरसी में भी व्यवस्था कर रहे हैं। टीआरसी में भी हमने वेंटिलेशन, ऑक्सीजन और मॉनिटर वगैरह सब कुछ, और डॉक्टर्स राउंड द क्लॉक, फार्मासिस्ट, इसकी व्यवस्था की। कोरोना काल में इस समय कई दवाइयों और ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी अपने पूरे चरम पर है, तो वहीं पर देहरादून के सुरेंद्र सिंह कई कोविड पेशेंट के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। लोगों को फ्री में खुद के बनाए ऑक्सी फ्लो मीटर बांट रहे हैं। देहरादून के सरदार सुरेंद्र सिंह आज उन हजारों लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑक्सीजन समय पर ना मिल पाने के कारण जान गंवा रहे हैं। सुरेंद्र सिंह पिछले 10 साल से मॉड्यूलर किचन का काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट के समय कामकाज ठप हो गया। घर में बैठे बैठे जब इन्होंने ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीफ्लो की कमी की खबरें सुनी, तो उन्होंने एक वीडियो की मदद से खुद ऑक्सीफ्लो मीटर बनाने की कोशिश की और जुगाड़ की तकनीक से इसमें सफलता भी पाई। मैंने भी आके फिर सिलेंडर लेके इसमें जुगाड़ बनाया, वो चल गया। फिर किसी और डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैंने कहा ये ड्राई ऑक्सीजन दे सकते हैं? उन्होंने कहा दिस इज हार्मफुल, आपको इसे ह्यूमिडिटी मतलब पानी से निकाल के देना है। मैंने कहा पानी का जुगाड़ कैसे बनाऊँ? तो मैं 8 बजे घर सो गया, फिर लेटा, तो फिर मैं दोबारा आया, फिर मैंने वर्कशॉप खोली, फिर मैं रात को एक जुगाड़ बना के इन्वेंट किया कि पानी से कैसे जा सकती है, तो पानी से करा, वो चल गई। इस समय रोजाना कई लोग सुरेंद्र सिंह के पास ऑक्सीफ्लो मीटर लेने आ रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में परेशान लोग उनकी सेवा भाव को देखकर उन्हें ईश्वर का अवतार तक मानने लगे हैं। हम पहले से जानते थे, पर हमें ये नहीं पता था कि सर हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ऑक्सीजन में मिल जाएगा। हमको ये लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा जिसे बोलते हैं। अब मौसा जी को कल डिस्चार्ज करा के लेके आए हैं, वो बेड पे लेटे हुए, उन्हें ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो हम लोग बस परेशान घूम रहे थे, तो एक मित्र ने नंबर दे दिया सुरेंद्र जी का, तो हम लोग आ गए सर। इन विकट परिस्थितियों में जब बाजार में ऑक्सीफ्लो मीटर नहीं मिल पा रहा, ऐसे में जुगाड़ की मदद से ही सही, लेकिन सुरेंद्र सिंह की ये मदद लोगों में आशा की नई किरण लेकर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और कोरोना संक्रमण से लोगों के एक दूसरे की मदद करना छोड़ दिया है। गांव से सड़क नहीं होने के कारण डोली से ही मरीजों को सड़क तक लाना पड़ता है। चौखुटिया के मासी पुलिस चौकी के चौना गांव में कई दिनों से एक बुजुर्ग बुखार में पीड़ित थे, लेकिन गांव के लोग उसे डोली से सड़क तक पहुंचाने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने पीपीई किट पहनकर उन्हें डोली से सड़क तक पहुंचाया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अभी बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है। सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। डर के कारण कोई व्यक्ति उसके पास जाने को तैयार नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर पीपीई किट पहनकर उक्त व्यक्ति को समय से अस्पताल पहुंचाया गया।
और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट। और ब्रेक के बाद बात नैनीताल की करें तो यहां पर बढ़ते कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर रही है। कोविड केयर सेंटर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने 5 होटल का अधिग्रहण किया ताकि मरीजों के बढ़ने पर इन होटलों में इन्हें कोविड सेंटरों में रखा जा सके। आपको बता दें कि रोज नैनीताल शहर में 60 से 70 नए कोविड मरीज आ रहे हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग तेज कर कंटेनमेंट जोन में भी सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं। तो हम लोग हर रोज़ जो है अस्पताल में तो 24 आवर कर ही रहे हैं RT-PCR और सब चीज़ें। उसके अलावा हम लोग डेली जो है अलग अलग सर्कल जहाँ पर कॉन्टैक्ट केसेस ज़्यादा है और जहाँ पे 8-10 केसेस से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम लोग डेली सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी के गाइडलाइंस के हिसाब से मोस्टली सब लोग होम आइसोलेशन प्रेफर कर रहे हैं और हमारे द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को होम आइसोलेट किया जाए और कोविड केयर सेंटर की कम से कम आवश्यकता पड़े और केवल क्रिटिकल केसेस में उन्हें हॉस्पिटल भेजना पड़े। तो इसीलिए होटल की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ रही है, लेकिन सभी होटल वालों से बात हो चुकी है और जैसे ही अगर किसी भी होटल को अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ेगी वैसे ही उसे कर लिया जाए। और पौड़ी में ओवर रेटिंग और जमाखोरी के खिलाफ हमारे द्वारा दिखाई जा रही खबर का लगातार असर दिखाई दे रहा है। किरकिरी होती देख अब व्यापार सभा ही मुनाफाखोर और जमाखोर व्यापारियों के खिलाफ मैदान में उतर आई है। व्यापार सभा के पदाधिकारियों ने नगर में लाउड स्पीकर के जरिए मुनाफाखोर व्यापारियों को ऐसा ना करने की चेतावनी दी है। और एक ओर जहां लोग कोविड महामारी से जूझ रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर इस महामारी की आड़ में कुछ प्राइवेट कोविड अस्पताल मरीजों से मनमानी फीस वसूल कर चांदी काट रहे हैं। रामनगर में इसको लेकर इन अस्पतालों में प्रशासन ने छापेमारी की, साथ ही उन्होंने आ रही शिकायतों को लेकर विस्तृत जांच की है, जिसमें एक मामले में प्रशासन की टीम ने अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जाके ये देख रहे हैं कि मरीज की पूरी निगरानी, पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ऊपर से गाइडलाइंस में जो इन लोगों को शुल्क दिए गए कि इस शुल्क के हिसाब से इनसे चार्ज किया जाए और इसमें ये लोग मनमानी तरीके से इन लोगों से बिलों को पैसा लिया जा रहा है। हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा स्तर पे चार्जेस लिए जा रहे हैं और केयर कुछ नहीं दी जा रही है। इसी के कारण गवर्नमेंट के रूल्स एंड दिशा निर्देशन पे ये कार्रवाई की गई और ये फिजिकली वेरीफाई किया गया कि इनको एक्चुअली कितनी बिलिंग की जा रही है। और उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स यानी SDRF भी कोविड काल में लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। कोरोना महामारी के बीच समाज में कई तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रियजनों के संक्रमित शवों को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं हैं, तो कई लोग इतने लाचार हैं कि उनके प्रियजनों का शव उठाने के लिए कोई हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में SDRF जरूरतमंदों के लिए हेल्पिंग हैंड साबित हो रही है। वो रोज अस्पतालों से संक्रमित शवों को उठाकर उनका दाह संस्कार तक कर रही है। अभी तक SDRF 20 से ज्यादा ऐसे शवों का अंतिम संस्कार कर चुकी है, जिनके परिजन शवों को लेना तो दूर, चिता पर आग देने भी नहीं आए। मेल आती है, उस पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और मॉर्चरी से जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर के और बॉडी को क्रिमेशन सेंटर ले जाते हैं और उसको एज पर रिचुअल्स उसको क्रिमेट करते हैं। SDRF इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की मॉनिटरिंग कर रही है। PRD जवानों की मदद से कंट्रोल रूम बनाकर होम आइसोलेशन में रह रहे हर पेशेंट का हेल्थ स्टेटस चेक कर रही है और जरूरत पड़ने पर मरीजों की सीधे डॉक्टर से भी बातचीत करा रही है। इसके अलावा उसके घर तक दवाई पहुंचाने के लिए 14 टीमें भी SDRF ने बनाई हैं। उनकी काउंसलिंग हो रही है, लगातार उनसे फ़ोन पे संपर्क किया जा रहा है कि अब उनकी स्थिति कैसी है और उनको किसी तरह का अगर कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो उसके लिए हमारे पास 2 स्वास्थ्य विभाग से 2 महिला डॉक्टर हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं कैंप में, वो कंसल्टेंसी करा रहे हैं होम आइसोलेटेड व्यक्तियों की। उसके बाद सुबह हम 8 बजे से शुरू हो जाते हैं इसमें किट बांटने के लिए और हमारी कोशिश ये रहती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जिन फैमिली को जो इससे इफेक्टेड हैं उनको पहुँचा जा सके। SDRF ने हर जिले में अपने एक सब इंस्पेक्टर को इस काम के लिए नोडल अफसर तैनात किया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे बड़े जिलों में घर घर दवाई पहुंचाने के लिए भी जोमेटो के साथ करार किया है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और टेहरी के घनसाली क्षेत्र के नीलचामी और पीपलों में बादल फटने की खबर आ रही है। गांव को जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुका है। वहीं घनसाली के मुख्य बाजार में भी बारिश से मलबा आने की खबर है। गनीमत यह है कि किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है।
वहीं बारिश और तेज हवा से टिहरी मुख्यालय की विद्युत आपूर्ति भी ठप पड़ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इस साल मौसम में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ में मौसम के मिजाज में इस बार भयंकर बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्दियों के सीजन में बारिश और बर्फबारी आधे से भी कम हुई थी, वहीं अब गर्मियों में सर्दियों जैसा मौसम आ गया है। हालात ये है कि आए दिन जमकर बारिश हो रही है और ओलावृष्टि ने भी तांडव मचाकर रखा है। मौसम चक्र में आए इस बदलाव का खेती के साथ ही बागवानी पर भी सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि गेहूं की फसल जहां पूरी तरह चौपट हो गई है, वहीं फलों की बोर भी ओलावृष्टि की भेंट चढ़ गई है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आगे देखिए खबरों का सिलसिला। हेडलाइन प्रेजेंट